उत्तराखंड सरकार पर्यावरण को बचाए रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए व्हाट आर द मेजर्स यू आर टेकिंग? हर आदमी को, गांव वालों को एक एक पेड़ की महत्ता पता है, महिलाओं को एक एक पेड़ की महत्ता है। तो एक तरफ से दूसरे तरफ जैसे टाइगर को जाने में दिक्कत होती है बिकॉज रोड प्लस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ वगैरह। हम लोगों ने जब नेशनल हाईवे बनने लगा तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपको एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। मान लिया कि हमारे बच्चे अभी से अवेयर होंगे कि हमारे लिए आगे के 10 साल, आगे के 20 साल, आगे के 30 साल किस तरह से होने वाले हैं और क्या होने वाला है, किस तरह से हमें अपने आप को, पर्यावरण को बचा के रखना है। निश्चित रूप से आगे वो हमारे लिए वॉरियर का काम करेंगे। Namaskar, welcome to the Uttarakhand Forward series by Times of India, where we delve into vision and initiatives shaping the state's future by engaging with senior representatives across key ministries. As Uttarakhand enters its 25th year of statehood, we will speak to key individuals driving progress and innovation to move the state forward into the future. मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और उत्तराखंड सीरीज में अब मेरे मेहमान हैं उत्तराखंड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट RK सुधांशु जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार, आप सबकी कभी उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। सुधांशु जी, बहुत एक जिम्मेदारी वाला आपकी भूमिका है राज्य में। 25 साल स्टेटहुड के हो रहे हैं, हम एंटर कर चुके हैं 25th ईयर में उत्तराखंड के। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, कितने चैलेंजिंग रहे हैं ये 25 साल और कितने चैलेंजेस अभी आगे आपको और दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि विकास जब होता है, डेवलपमेंट होती है, तो चैलेंजेस भी होते हैं और ख़ास करके इन्वायरमेंट रिलेटेड। लेकिन मैं इसको एक चीज़ से कहना चाहूँगा। कल ही मैं दिल्ली से देहरादून का सफ़र कर रहा था और 4-5 स्टूडेंट्स थे, होंगे अर्ली 20s में होंगे। और द मोमेंट दे लैंडेड अप हियर एट द एयरपोर्ट ऑफ देहरादून, इमीडिएटली उनको लगा कि अरे कैसी जगह पे आ गए, कहाँ आ गए। सराउंडेड विथ माउंटेन्स, ग्रीनरी ऑल अराउंड, एंड दे वर सो हैप्पी, दे वर सरप्राइज्ड दैट द डिस्टेंस इज जस्ट 250 किलोमीटर्स। एंड उनको ये काफ़ी कहने के लिए है, ये बहुत कुछ कहने के लिए है कि चैलेंजेस के बावजूद भी हम पर्यावरणीय दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक चल रहा है अभी तक। लेकिन मैं लगातार आपके चैलेंजेस की हम लोग बात करते रहेंगे और कैसे एक एक चैलेंज को, एक एक चुनौती को आप लोग ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी स्टोरी अभी मैं देख रही थी। दुनिया में सबसे पहला है उत्तराखंड राज्य जिसने GEP, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग आए हैं। एक तो मुझे समझाइए ना, क्या है कॉन्सेप्ट? ये देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी पुराना जो कॉन्सेप्ट था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन और समीरा, तो ये फॉरेस्ट, एयर, वाटर एंड सॉइल के इर्द गिर्द घूमता है GEP हमारा। और ये नया कॉन्सेप्ट है, उत्तराखंड ही पहला ऐसा राज्य है जिसको कि अभी हम लोग कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किए हैं। और इससे हमारा ये पता चलेगा कि डेवलपमेंट जो हो रहा है उसका सॉइल पे, उसका फॉरेस्ट पे, उसका एयर पे कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये 0 से 1 में मेजर करेंगे। और अगर हमारा ये पॉजिटिव जाता है तो इसका मतलब कि डेवलपमेंट के बाद भी अगर आपको हम कहें कि आपने जो कहा, चुनौतियों की जो बात आपने कही, समग्रता के साथ हम GEP इंडेक्स के साथ इसको हम माप सकते हैं। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा, और ये आइडिया कैसे आया आप लोगों को दुनिया में पहली बार? चूंकि जैसा आपने कहा कि चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कई सारे डिजास्टर्स आए। 2013 का डिजास्टर, और अभी वर्तमान में भी, अभी केदारनाथ में कुछ दिन पहले जब हेवी रेनफॉल हुआ तो भी डिजास्टर वहाँ पे हुआ। और हमारे लिए एक अक्सर समस्या हो जाती है जब हम चारधाम की सड़कें बना रहे थे। इसके अलावा भी और भी जगह पे सड़कें बन रही थी। मैं 3 साल PWD का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी देना हमारे लिए एक मजबूरी है, अगर क्योंकि टेरेन हमारा डिफ़िकल्ट है, लेकिन साथ साथ उसके साथ स्लोप डीस्टेबलाइजेशन की समस्या आती है। हेवी रेनफॉल में हमारा लैंडस्लाइड मेजर होता है, तो वो चुनौतियां हैं। लेकिन इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए हमने एक ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट पे काम किया और एक संस्था के साथ हम लोगों ने काम करके, और उसमें मैं अनिल जोशी जी का खास करके नाम, हेस्को उनकी संस्था है, उनके माध्यम से हम GEP
जीईपी एक सूचकांक लेके आए हैं, जैसे जैसे एचडीआई होता है, जैसे और भी इस तरह के इंडेक्स होते हैं, उसी तरह से जीईपी भी हमारा होगा और उस पर हम मेजर करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब हम पॉजिटिव चल रहे हैं या कहीं negative? हमें जागने की जरूरत है या और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? कितना अलार्मिंग सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन है, संतोषजनक है, संतोषजनक से बेटर है, सो वी विल बी एबल टू मेजर इन दैट रिगार्ड। बट कितनी डेलिकेट सिचुएशन है ना सुधांशु जी, एक राज्य जिसका 70% जो पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, वो जंगल है, लेकिन इकोनॉमी आपकी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। तो आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन लोग आते हैं तो उसके साथ और सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो चाहे हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, तो वो उस चुनौती को, और आप जैसे आपने कहा सड़कें बनानी है तो आपको जंगल काटने पड़ते हैं, कई बार उसका लोकल लोग बहुत विरोध करते हैं। कैसे आप लोग इतने सालों से मैनेज कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं उस चीज़ को, लोकल्स की नाराज़गी? देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो हमारी पॉलिसीज़ कैसी हैं, पॉलिसीज़ क्या वो कम्युनिटी से अलाइंड है, क्या लोकल लोगों से अलाइंड है, साथ में हम किस तरह से चुनौतियों को देखते हुए नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी विगत दिनों में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, और तो निश्चित रूप से वहाँ पे वेस्ट मटेरियल का भी इकट्ठा हुआ है, प्लास्टिक खास करके मैं कहना चाहूँगा इसके लिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लेके आए हैं। अच्छा। और जिसको कि नेशनल लेवल पे इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है, अवार्ड दिया गया है। क्या है डिपॉजिट? जैसे मैं आपको 2 चीज़ें से समझाना चाहूँगा। अगर पहले आप देखते होंगे थम्स अप की बोतल होती थी या फिर गैस सिलेंडर होता था, उसके लिए एक आप पहले बोतल देंगे, फिर उसके बाद दूसरी बोतल लेंगे, बोतल का पैसा नहीं लगेगा क्योंकि एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जैसे कि गैस सिलेंडर में। गैस सिलेंडर लेने के लिए पहले आपको गैस सिलेंडर को डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर जब रिफिल कराएंगे तो केवल रिफिल करने का ही चार्ज लगेगा, और उसके बाद फिर वो तो एक प्रोसेस होता है। शुरू में डिपॉजिट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग पीसीबी और बाकी अन्य तरह से स्टेट सेक्टर से हम लोग पैसा मुहैया करा रहे हैं। और साथ में हमने पॉलिसी भी इस तरह की हमारा पॉलिसी प्रोसेस में है कि न केवल ये केदारनाथ में बल्कि पूरे स्टेट में हम इस तरह से बने कि पूरा का पूरा जो प्लास्टिक का यूज है, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसको हम किस तरह से डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के दायरे में लेके आएँ, ताकि हमारा जो मेन जो पोल्यूशन का जो मेन पहाड़ों में खास करके जिसकी पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी को इम्बैलेंस कर रही है, उस पर हम निजात पा सकें, उस पर हम कंट्रोल कर सकें। और ये प्लास्टिक पोल्यूशन तो मुझे लगता है कि बाहर के लोग टूरिस्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का मुझे लगता है जो स्थानीय व्यक्ति है, लोग हैं, वो तो कभी भी मुझे लगता है अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से। और यहाँ के त्योहार बहुत सारे ऐसे होते हैं। वही मैंने कहा कि जैसे अब यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखें तो आप देखेंगे कि हमारा जो कल्चर था, हमारा रिलीजन था, हमारा फूड हैबिट जो था, वो कहीं ना कहीं नेचर के प्रोटेक्शन से इंटरट्वाइंड था। बिल्कुल ऐसे कि साथ साथ चीज़ें चलती थी। इसी तरह से हमारा हरेला है। हरेला को देखिए, फिर से एक नया रूप दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इसमें मैं कहना चाहूँगा कि उसको प्रमोट करने की बात कही है। और इसी के क्रम में मैं तो कहना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री से मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें उत्तराखंड की उपलब्धि उल्लेखनीय रही है। मैं कहूँगा कि हमें जो टारगेट दिया गया था, टारगेट से हम लोग डबल अमाउंट जो है उसका हमने वृक्षारोपण किया। तो निश्चित रूप से वृक्षारोपण की क्या स्थिति है, क्या हम समझते हैं 70% से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। हम कई जगह पेड़ कटते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर पिछले राज्य बनने से अगर आज की बात करते हैं तो पहले हमारा ग्रीन कवर जो है 70% तो फॉरेस्ट कवरेज है, बट ग्रीन कवर जो था वो लगभग हमने 2% हमने इंक्रीज किया है। अच्छा, 42% हो गया है अब, जो कि ग्रीन कवरेज है। 3 तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक प्रोटेक्टेड एरियाज है, संरक्षित क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो लगभग पूरे जो हमारा क्षेत्रफल है उसका 15% है। ग्रीन कवर लगभग 42% है। और अगर पूरा फॉरेस्ट कवर कहें, जिसमें ग्रीन, प्रोटेक्टेड और साथ में माउंटेन्स, सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट एरिया के तौर पे जाना जाता है, दैट इज
कमिंग समवेयर अराउंड 70% और स्लाइटली ओवर 70% ऑफ द टोटल। हालांकि हम लोग ना सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, जब भी थोड़ा सा कुछ अगर कहीं सड़क बन रही होगी और अगर पेड़ काटे जा रहे होंगे, जो कि जायज़ भी है, तो स्थानीय लोगों की नाराज़गी, और अब तक चूंकि सोशल मीडिया है तो चाहे वो गांव में भी विरोध हो रहा हो लेकिन वो दुनिया भर तक पहुंचता है, तो आप लोगों को वो भी संभालना पड़ता है कि भाई। बिल्कुल, आपको याद होगा उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और हर आदमी को, गांव वालों को एक एक पेड़ की महत्ता पता है, महिलाओं को एक एक पेड़ की महत्ता है। और ऐसे ही इसलिए जब अनावश्यक पेड़ के काटने की बात अगर कहीं बात आती है या कहीं लगता है कि ये पेड़ को बचाया जा सकता है तो आम जनता बिल्कुल वो इसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। बट एज वी सेड, टूरिज्म के लिए वो सड़कें बनाना भी ज़रूरी है। फॉरेस्ट फायर्स, ये तो अब हर साल का एक एनुअल फॉरेस्ट फायर, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि वो अब उस पर रोकथाम हो? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसी जो इंटरवेंशन हुई फॉरेस्ट फायर को लेके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। कमी इस तरह से रही है कि कहीं जो लोकल जो गांववासी थे, जो कम्युनिटी थी, उनका एक एलिनिएशन मैंने देखा कि एक एलिनिएशन रहा, जिसके कारण कि फॉरेस्ट फायर अगर मान लिया कि एक छोटे से जगह में लगी हुई है, अगर ग्रामीण चाहे तो उसको तुरंत तत्काल उसी समय, बिकॉज बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो चाहे तो उसको बुझा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सरकारी मशीनरी एक सर्टेन लेवल पे ही काम करेगी, सारे समस्त क्षेत्रों में सरकारी मशीनरी नहीं जा सकती। और न हमारे पास ऐसा नहीं कि इक्विपमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। हमने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया है पिछले साल, अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर से भी हमने आग बुझाने की कोशिश की है। लेकिन जब मैं कहूँगा कि जब आपने देखा होगा कि इवन अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में जब जंगल फायर लगती है तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे आपके कितने भी संसाधन हो। इसके लिए जो ज़रूरी है वो है कम्युनिटी से जुड़ा हो, सेंस ऑफ ओनरशिप। अगर ग्रामीणों को जिस दिन सेंस ऑफ ओनरशिप अगर आ गया फिर से, वो कैसे आएगा? लाइवलीहुड से जब तक जुड़ेंगे नहीं फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसीलिए मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि किस तरह से उनकी लाइवलीहुड से जुड़ाव के साथ फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। उसके लिए हमने जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और डीएफओस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 3-4 साइट्स डेवलप करो, उसका संचालन ईडीसी के माध्यम से करो। ईडीसी हुआ इको टूरिज्म डेवलपमेंट कमिटीज़, अच्छा, जिसमें विलेजर्स का ही मेजर रोल होगा और उससे जो भी इनकम आएगी उसका इनिशियली 80%, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च करेगी उसमें पैसे, और 20% ही स्टेट एक्सचेकर में आएगा, 80% ईडीसी को जाएगा। अच्छा। ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा हमने 500 लगभग, एक तो हो गया कि नए टूरिस्ट साइट को डेवलप करना, दूसरा हो गया कि वन पंचायतों के लगभग 500 वन पंचायतों के माध्यम से हमने ये कार्रवाई की है। लगभग 700 करोड़, 650-700 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है और उसमें काम भी शुरू कर दिया है, जिससे कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, जो उत्पन्न हो, जो अरोमेटिक प्लांट्स हैं उसके माध्यम से, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, उसके माध्यम से उसको वो ग्रो करें, और ग्रो करने के बाद किस तरह से उनको लाभ मिल सकता है, रेवेन्यू का जो इनकम हो, रेवेन्यू का इनकम हो, उससे लाइवलीहुड हो सकता है। इसी तरह से जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जो हमारे गाइड्स हैं, जो जिप्सी ओनर्स हैं, कॉर्बेट की बात बताना चाहूँगा, राजा जी की बात बताना चाहूँगा। आप भी कभी कॉर्बेट गई होंगी या राजा जी गई होंगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ लोकल गाइड के माध्यम से हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइवलीहुड का वो साधन बने। जब वो लाइवलीहुड का साधन बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, फॉरेस्ट का ओवरऑल प्रोटेक्शन हो, वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ उसमें काम करता है। बट फॉरेस्ट फायर्स जो ट्रिगर होती हैं उस पर भी डिपार्टमेंट काम करता होगा कि भाई वो वजहें क्या हैं, क्या उनको वहीं रोका जा सकता है? मैंने बिल्कुल यही कहा कि निश्चित रूप से, और यही वजह है कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इन्वॉल्व किया है, किस तरह से संसाधन किए जा सकते हैं। होता क्या है कि छोटे लेवल पे अगर मान लिया अज्ञानता के कारण किसी ने सिगरेट पी के, किसी ने छोटे लेवल पे अगर, चूँकि ड्यूरिंग समर्स आपने देखा होगा टेम्परेचर हाई हो जाता है। दूसरा जो होता है कि फ्यूल लोड होता है। क्या होता है, ये साइक्लिक है। 3-4 साल के बाद जब फ्यूल लोड बढ़ जाता है, जैसे पाइन जो नीडल्स नीचे गिरते हैं, प्लस और भी जो पत्तियां गिरती हैं, 3-4 साल के बाद उसकी लेयर काफ़ी हो जाती है, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। उसमें एक चिंगारी भी वो पूरा का पूरा वो दावानल का फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है।
उसके लिए हम लोगों ने कई पॉलिसीज लेके आए हैं। फाइन नीडल्स की बात अगर कर रहे हैं तो उससे किस तरह से एनर्जी पैदा की जा सकती है, किस तरह से उसका उसका और भी चीज़ों में की जा सकती है। एनटीपीसी के साथ हमने साइन किया है। साथ में 10 रुपये लगभग हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा की है कि हम उनको अच्छा रेट देंगे वहाँ के बेरोजगारों को, ताकि वो पाइन नीडल उठा के वहाँ से किसी कंपनी को दे दें, किसी एजेंसी को दे दें, और उसको केवल उतना लाने के लिए अच्छा खासा अमाउंट दिया जाए। अच्छा, तो ये जो बेसिकली जो वजहें हैं उनको वहीं अगर हम रोकें तो वो रोका जा सकता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं, मैं चाहूँगी बताएं। मैं केवल इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। चीला 2 पार्ट में, राजा जी जो पार्क है, राजा जी पार्क 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो एक तरफ से दूसरे तरफ जैसे टाइगर को जाने में दिक्कत होती थी बिकॉज रोड प्लस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ वगैरह। हम लोगों ने जब नेशनल हाईवे बनने लगा तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपको एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, और हम लोगों ने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए। और यही वजह है कि इसके सार्थक परिणाम निकले हैं कि अब टाइगर का मूवमेंट वेस्ट से एक तरफ से दूसरी तरफ को होने लगा है। इस तरह के और भी कई सारे मेजर्स मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे इको सेंसिटिव जोन, जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क की बाउंड्री के आसपास खनन का, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे रोक, उसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो एक तो हो गया कि प्रिवेंटिव मेजर्स, एक हो गया कि आगे किस तरह से हम और आगे किस तरह से प्लान कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि उनके नेचुरल हैबिटाट में किसी तरह की बाधा ना पड़ सके। जो आपने टाइगर्स की बात कही, लेपर्ड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, और वो दोनों तरह से है। लेपर्ड्स की संख्या पिछले कुछ सालों में कम हो रही है, और अगर वो गांव में निकल जाते हैं, कभी हम खबरें सुनते हैं ना, बच्चे को उठा लिया या किसी पर अटैक कर दिया, फिर गांव वाले उन पर अटैक करते हैं, वो एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन, उसको कैसे डील कर रहे हैं आप? अगेन फिर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए एक मेजर समस्या है, मेजर चैलेंज है। लेकिन साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें, अगर टाइगर का और लेपर्ड का, ये इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट है हमारे यहाँ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी है एट द सेम टाइम। लेकिन किस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम लोगों ने वल्नरेबल मैपिंग की है, वल्नरेबिलिटी की मैपिंग की है कि कहाँ कहाँ किस तरह से होता है, मतलब ज़्यादा अटैक्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास पूरा डेटा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसकी रणनीति तैयार करते हैं। हम लोगों ने रिस्पांस टाइम ये किया है कि अगर मान लिया कि कितने देर के अंदर, अगर मान लिया जैसे ही कोई इस तरह की घटना हुई तो संबंधित अधिकारी कितने देर में जाएगा वहाँ। उसके पहले अगर जैसे लग रहा है कि अगर कहीं कोई घटना हो गई है तो दूसरी कोई घटना ना हो सके, उसके लिए केजेज और बाकी सारी चीज़ें कितने टाइम में लगाना है। इसके अलावा हम लोगों ने एक दूसरे राज्यों से बेस्ट प्रैक्टिसेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, शिकायतें इस तरह से जो आती है उसके लिए 24/7 एक सेल बनाया है। आप कॉल सेंटर के माध्यम से वो जो संचालित है, कोई भी आदमी तुरंत उस पर फ़ोन कर सकता है और उसके बाद वो इमीडिएटली जो घटनास्थल है, जो जहाँ का क्षेत्र है, उसको ट्रांसफ़र होता है और उसके बेसिस पे जो और बाकी दूसरे राज्यों से, दूसरे कंट्री के क्या बेस्ट प्रैक्टिस हैं, उसको भी हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, हमने एक कॉर्पस बनाया है जिसमें कि होता है कि तुरंत किस तरह से राहत मुहैया कराई जा सके। तो उस कॉर्पस फंड का हम तुरंत किस तरह से फास्ट ट्रैक पे किस तरह से उसकी सहायता में उपलब्ध कराई जा सकती है, उसके संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों ने क्या कुछ टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप कुछ यूज़ कर रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क में, खासकर में? कॉर्बेट राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क में अभी पायलट के तौर पे अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमने किया है। बाउंड्री को किस तरह से संरक्षित रखना है, उसके लिए कैमरा, जो AI इनेबल्ड कैमरा है, उसको हम लोगों ने लगाया है। अच्छा। ताकि उसमें पोचिंग, कई बार पहले जैसे पोचिंग की समस्या आती थी, वो उसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे किस तरह के सर्वेलांस कर सकते हैं, उसके लिए वो उसके रिजल्ट्स अभी पायलट बेसिस पे चल रहा है। रिजल्ट उसका कॉर्बेट में हो रहा है। कॉर्बेट में। अच्छा, प्लास्टिक की जो आप बात कर रहे थे, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि कहीं पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग कुछ सिस्टम्स हैं, प्लान्स वगैरह हैं? क्योंकि अब हम तो आए हैं
देश भर से लोग आ रहे हैं, वो अपना प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक के चले गए उत्तराखंड के लिए। नहीं, उत्तराखंड में खास करके मैंने आपको जैसे कहा कि एक तो प्लास्टिक यूज़ को किस तरह से हम रिसाइकिल करने के लिए एक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, वो डिपॉजिट रिफंड क्या है? जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने एक बॉटल लिया, हाँ, पानी की बॉटल है, हाँ, तो पानी की बॉटल पे एक QR कोड लगेगा, हाँ, आप जैसे लेंगे उसके बाद आप जब उसको वापस करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा, ताकि एक ये प्रमोशन है कि ताकि आप उसको अदरवाइज वापस करें। समझ गए। तो पूरे स्टेट लेवल पे हम पॉलिसी बना रहे हैं, प्रोसेस में है, जल्दी ही हम उसको लागू करने वाले हैं। इसके अलावा और विकल्पों पे हम तलाश कर रहे हैं, जैसे काशीपुर में अभी एक प्लास्टिक से फ्यूल बन रहा है, और वो इंडस्ट्री इस तरह से है कि जितना भी प्लास्टिक उधर जो निकल रहा है उसको प्रोसेस करके उसमें वो यूनिट में भेजते हैं और वहाँ से उसके लिए वो फ्यूल जनरेट करते हैं। तो उसको भी हम PCB के माध्यम से, चेयरमैन PCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हम कार्रवाई कर रहे हैं कि उनको किस तरह से प्रमोट किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक जो वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल है वो वहाँ पे उसको फ्यूल के तौर पे उसका इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा भी किस तरह से जैसे प्लास्टिक का क्या विकल्प हो सकता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और PCB उसमें प्रमोशन भी करता है, वो साथ में प्रमोट करने के लिए PCB उसकी कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि देखिए पिछले मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लास्टिक का जो फिनोमेना है वो 60-70 साल पुराना है, 70 साल 80 साल कह लीजिए, 75 साल लगभग। तो आप देखेंगे कि इतने कम टाइम में वो इसका यूसेज इतना एक्सपैंड कर गया है। निश्चित रूप से आगे वो भी समय आएगा जबकि हम प्लास्टिक का कोई ना कोई एक विकल्प ढूंढेंगे, और इस पे काम कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, अगर पर्यावरण की बात करें तो आपके लिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में अलग चैलेंजेस होते हैं या सिमिलर है? नहीं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चूंकि गढ़वाल का एरिया वो चारधाम यात्रा है, यहाँ चारधाम यात्रा में नंबर ऑफ टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए डिजास्टर प्रोन भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि गढ़वाल में ज़्यादा है। तो जहाँ अगर दूसरी तरफ कुमाई की बात करें तो कुमाई में वो सीनिक जो अगर देखा जाए तो कुमाई में इसीलिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कुमाई में हाई एंड टूरिज्म प्रमोट करें। अच्छा, जिसमें कि वॉल्यूम लो हो लेकिन वो हाई एंड क्वालिटी हाई हो। तो उसके लिए भी स्टेट में हम लोग पॉलिसी लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। कैसे क्या जैसे उसमें जो एडवेंचर टूरिज्म है, जैसे जिम कॉर्बेट ट्रेल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर ये कहा कि इस तरह के ट्रेल्स को डेवलप करो ताकि कोई आए तो 3-4 दिन के लिए आए। फिर जैसे मायावती आश्रम साइड अगर आपने देखा होगा चंपावत में है, तो वहाँ वेलनेस टूरिज्म किस तरह से हो सकता है। तो वेलनेस टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसे मानसरोवर लोग जाते हैं, वो अगर उस एरिया में मायावती आश्रम ही मैंने बताया, वो लोग कैंची जाते हैं, कैंची धाम आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। तो वैसी स्थिति में अगर हम देखें तो हम लोगों का फोकस उस तरह से, गढ़वाल में भी फोकस है, गढ़वाल में भी हमारे पास उस तरह का है, लेकिन चूंकि चारधाम के कारण हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम उस तरह से उसी हिसाब से किस तरह से हम केटर कर सकते हैं उस पर हमारा फोकस है। तो जब यात्रा जब खत्म होती है तो आप लोगों के लिए कुछ अलग से कुछ काम होता है, पूरा एक सफाई करना या क्या करते हैं आप लोग एक यात्रा के बाद? नहीं, आजकल आपने देखा होगा कि खास करके NGT और जितने भी माननीय हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर भी आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी कई सारे ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स किए जाते हैं, और इसीलिए चारधाम जैसे यात्रा समाप्त होती है हम एक स्पेशल कैंपेन चला के, और इसमें PCB की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है अवेयरनेस के लिए। हम वो NGOs के माध्यम से भी, NGOs का भी सहयोग लेते हैं, कई NGOs ने हमें अच्छा खासा सहयोग दिया है, और उसको देखते हुए हम एक स्पेशल ड्राइव चलाते हैं, और स्पेशल ड्राइव चला के हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी अगर कई चीज़ें जो छूट भी गई हैं, हाँ, जो डैमेज कंट्रोल है वो किया जा सकता है। हाउ बिग अ चैलेंज इज द क्लाइमेटिक चेंजेस जो इस समय हो रहे हैं, क्योंकि इस बार तो जून में टेम्परेचर्स बहुत हाई गए उत्तराखंड में, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये तो हम
सुनते ही जा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है लगातार। क्या कर रहे हैं आप लोग इसकी रोकथाम? देखिए, दो चीज़ें। एक तो मैंने कहा कि जैसे आपको कहा कि हरेला हमारा एक मेजर पर्व है जिसके माध्यम से हम लोग मास अफॉरेस्टेशन ड्राइव चलाते हैं। तो निश्चित रूप से अफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स एक्चुअली वेयर बाय यू कैन कंट्रोल द डिजास्टर टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि जब डिजास्टर आता है तो हेवी रेनफॉल होता है, प्लस उसके साथ साथ कई जगह मतलब विध्वंस हो जाता है। और दूसरा एक ट्रेजेडी होती है। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक हमने इंस्टीट्यूट बनाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर, जिसके माध्यम से वो स्लोप स्टेबलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम THDC का भी हम हेल्प लेते हैं। नेशनल हाईवे के लॉन्ग आपने देखा होगा, अगर ट्रैवल किया होगा तो बड़े बड़े लैंडस्लाइड जोन्स बन गए हैं। उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी हम कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उस पर सब पे लगभग 160-70 जगहों पे काम भी चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम दिल्ली वाले तो AQI से परेशान रहते हैं कि रोज़ देखते हैं आज कितना हो गया। अभी पता चला कि आपको भी उत्तराखंड में कुछ जगहों पर AQI मॉनिटरिंग शुरू करनी पड़ गई है। एक तो मतलब ये तो अच्छी खबर नहीं है, बट आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होगा। तो निश्चित रूप से जब मैंने कहा कि जब डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से साथ साथ खास करके अगर व्हीकुलर लोड देखा जाए तो वो काफ़ी बढ़ा है। टूरिस्ट की संख्या जैसे बढ़ी है तो खास करके उसके लिए जो जिन सिटीज़ पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा है वो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और काशीपुर, ये सारे उधर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसकी एयर क्वालिटी में थोड़ा गिरावट आई है। लेकिन पिछले दिनों में अगर देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट को, किस तरह से बाकी एयर की क्वालिटी को ग्रीनरी करके, किस तरह से सड़कों के किनारे अगर पेवमेंट है, पेवमेंट और बाकी सारी चीज़ें, ताकि डस्ट ना हो, एयर की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। और यही वजह है कि हमारा जो पिछले अगर 6 महीने 8 महीने की स्थिति देखें तो हमारा जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। इको टूरिज्म पर काफ़ी काम कर रहे हैं आप। इको टूरिज्म एंड फॉरेस्ट टूरिज्म, आई थिंक आजकल आपका काफ़ी फोकस है इस पर, तो बताइए। हाँ, मैंने वही बताया कि इको टूरिज्म में जैसा बताया कि हमारा अगेन अकेला ऐसा स्टेट होगा कि जिसमें कि अगर इवन फॉरेस्ट एरिया में भी अगर कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप होता है तो हम उसे कम्युनिटी के माध्यम से संचालित करेंगे और उसका पूरा इनकम जो होगा लगभग 80 to 90% वो कम्युनिटी को जाएगा। तो इस पर भी काम शुरू हो गया, काम शुरू कर दिया है, उस पर काम शुरू कर दिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि 501 पंचायतों के माध्यम से हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि वो ग्रो करेंगे अरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और हर्बल खेती शुरू करेंगे और उसके माध्यम से उस पर भी काम शुरू हो गया है। वो तो निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें, इको टूरिज्म और ख़ास करके जो इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप जो कुछ वल्नरेबल साइट्स की भी जो बात कर रहे हैं कि जहाँ आप चाहते हैं कि थोड़ा फुटफॉल कम रहे, लोग कम आए लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, पंचाचूली पीक्स भी उसी में से एक है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस लग रही है कि टूरिज़्म बढ़ रहा है तो खतरा बढ़ेगा। कनेक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो दिल्ली में भी बैठे लोगों को, बाहर भी बैठे लोगों को लग रहा है कि हम पहाड़ों की ओर चलते हैं। तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से ये भी एक चुनौती है, लेकिन मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और साथ में जो पॉलिसीज़ हमारी अगर अलाइन जो कि प्रोटेक्ट कर रही हों, प्रिजर्व कर रही हों और अगर प्रमोट कर रही हों तो हम उस पर काबू पाने की स्थिति में होंगे। So as someone responsible for the environment of the state, कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? जैसा मैंने कहा कि भाई सोशल मीडिया की वजह से आजकल क्या होता है, छोटी सी चीज़ भी बहुत सब दुनिया भर में फैल जाती है, फिर कमेंट्स आते हैं, प्रेशर आता है। एक वो है सोशल मीडिया का प्रेशर, फिर NGT है, फिर आपने कहा ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, तो आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं इन सब के? नहीं, खास करके मैं बताना चाहूँगा कि 2 सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कि जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। एक तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, जैसे ही कोई डेथ होती है तो वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन जाता है, सेंसिटिव इशू बन जाता है। और सेकंड इज़ फॉरेस्ट फायर। जैसे ही फॉरेस्ट फायर, हालांकि फॉरेस्ट फायर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में फॉरेस्ट फायर का होना
जब कंट्रोल्ड बर्निंग होती है तो उससे कई तरह की चीज़ें पहले भी कंट्रोल्ड बर्निंग की जाती रही, फॉरेस्ट लाइन बनाया जाता रहा है। तो लेकिन क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के दबाव के कारण क्या होता है कि वो अचानक, और कई बार खास करके ऐसी गलत न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे चल जाती है उससे वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि फिर हम ढूंढते हैं कि आखिर अरे ये घटना तो हुई नहीं, ये घटना बहुत पुरानी है, अगर वो न्यूज़ इस तरह से चल रहा है, पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हमारे लिए वो खास करके बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अदरवाइज़ तो अगर कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए हम सब लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, और निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण तो है ही। सो कमिंग ईयर्स में, अब 25 साल का हमने बात की, कमिंग ईयर्स में आप क्या बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि उत्तराखंड सरकार पर्यावरण को बचाए रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए व्हाट आर द मेजर्स यू आर टेकिंग एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ प्रॉब्ली 5 years फ्रॉम नाउ? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि इसीलिए जो आपके क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि जीईपी इंडेक्स, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यही जो आज की जो समस्या है, और 5 साल 10 साल आगे की जो चीज़ें देख रहा हूँ, तो इसीलिए हमारे स्टेट ने जीईपी इंडेक्स लॉन्च किया है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा हम तो कह रहे हैं कि पर्यावरण हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी सुरक्षा हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि, और अभी है भी, ऐसा नहीं कि क्यूरिकुलम में हो एजुकेशन, जो बच्चे, अगर मान लिया कि हमारे बच्चे अभी से अवेयर होंगे कि हमारे लिए आगे के 10 साल, आगे के 20 साल, आगे के 30 साल किस तरह से होने वाले हैं और क्या होने वाला है, किस तरह से हमें अपने आप को, पर्यावरण को बचा के रखना है, निश्चित रूप से आगे वो हमारे लिए वॉरियर का काम करेंगे। तो आप इसकी शुरुआत अपने राज्य से, या जैसे स्कूलों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को के बीच जागरूकता नहीं, निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं, हमारे करिकुलम में है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि बदलती परिस्थितियों में एज अर्ली एज पॉसिबल इसको बदलते रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो चैलेंजेस, जो इश्यूज आ रहे हैं, वो अकॉर्डिंगली हम अपने क्यूरिकुलम को भी चेंज करते रहें। जहाँ तक अगर प्लास्टिक के प्रोसेस की बात है, तो मैंने बताया कि काशीपुर में हम फ्यूल बना रहे हैं उससे, एट द सेम टाइम प्लास्टिक से हम फर्नीचर भी बना रहे हैं, वो हरिद्वार में हमारा है। और इसके अलावा भी हम जैसे एक प्लास्टिक किस तरह से डिस्पोजेबल प्लास्टिक है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि प्लास्टिक को हम किस तरह से उससे, और साथ साथ इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्रवाई भी कर रहे हैं कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक अगर आता है और उसकी अगर उसका मिसयूज होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किस तरह से सुनिश्चित की जाती है, और उनके स्तर पर रेगुलर ढंग से कार्रवाई की जाती है। मुझे लगता है जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी लगातार एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो या कैंपेन हो, या शुरू में ही थोड़ा उनको सख्त हिदायत दी जाए कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए चले वो। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करते हैं। और यही वजह है कि आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड स्थापना दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था, उसमें भी उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि उत्तराखंड को नवाग्रह की ज़रूरत है। और उन नवाग्रह में जो 4 नवाग्रह थे, जिसमें कि टूरिस्ट के लिए किस तरह से जो भी टूरिस्ट उत्तराखंड जाते हैं उनको क्या क्या चीज़ें अपना करनी चाहिए, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी तरह से लीटर जैसे कि फेंक देते हैं, वो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमारी कोशिश सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। पर सुधांशु जी, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो एज समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट्स एनवायरनमेंट, पर कुछ चीज़ें आपके हाथ में जो नहीं होंगी, जो मैं कह रही हूँ कि भाई हमेशा ये सवाल उठता है, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन जगह हो रहा है राज्य में, चाहे वो सड़कें बन रही हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, या टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, हाउ हेल्पलेस डू यू फील कि ये नहीं हो पा रहा, या ट्रैफिक, गाड़ियों का आना जाना? वही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर की होती हैं। अब जैसे गाड़ियों की कीमत कम हुई, रोड्स अच्छे हो गए, तो अब जैसे अगर खास करके वीकेंड में अगर आप देखोगे तो वीकेंड में ऐसा लगता है कि सब कोई उत्तराखंड की तरफ आ रहा है। निश्चित रूप से ये अब चुनौती है, बेहतर सड़क, अब हर को बेहतर सड़क तो चाहिए ही चाहिए,
लेकिन हम कैरिंग कैपेसिटी का भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कई इंस्टीट्यूशंस को हमने लगाया हुआ है, और कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ी चुनौती है और केवल एक डिपार्टमेंट के माध्यम से नहीं हो सकता है। इसके लिए राज्य की भी ज़रूरत के पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, केंद्र से भी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके रेगुलेशंस की ज़रूरत है, उनके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से मल्टी प्रोंज स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ेगी। सो इन द एंड योर गोल एंड अ रोड मैप फॉर बेटर एनवायरनमेंट ऑफ उत्तराखंड इन द नेक्स्ट डेकेड? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी लगभग फ्लोरा एंड फौना अगर उत्तराखंड में देखें तो 5000 है अभी, अगर स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो क्रीचर्स हैं जो वो लगभग 3700-3800 के करीब है, 3700 के करीब। उसी तरह से एरोमेटिक प्लांट और ये सब जो लगभग ये 1700-1800 के करीब हैं। तो अगर हम इसको कम से कम आगे ना बढ़ा सकें तो हम इसको बचा के रखें, यही हमारे लिए आगे की रणनीति होनी चाहिए। तो सुधांशु जी, आखिर में मैं चाहूँगी कि जितने लोग हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं उनको अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें, भाई हर कोई आता है उत्तराखंड घूमने, जो खासकर जो बाहर वाले लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं उत्तराखंड विजिट करने वाले लोगों से, टूरिस्ट से यही कहना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि की गरिमा और देवभूमि के स्वरूप को किस तरह से बचा के रखना है। अगर उनके मन में ये बात रहेगी तो निश्चित रूप से हम आगे उत्तराखंड जैसा है उससे बेहतर उत्तराखंड बना सकते हैं, ताकि और भी लोगों को हम यहाँ स्वागत कर सकते हैं और उत्तराखंड की गरिमा को भी अक्षुण्ण रख सकते हैं। शुक्रिया सुधांशु जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं उत्तराखंड को हमारी तरफ से।